बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इनविंसिबल स्वॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि अगर रूमर्स की बात माने तब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी एक एरिया के पूरे फोर्स से फाइट कर सकता है। मतलब कि अगर वो वेस्टरलैंड्स में आ गया तब वो 10 ग्रेट सेक्ट्स, चाहे वो मिडिल 3 सेक्ट हो, सुपीरियर 3 सेक्ट हो या फिर लोअर 3 सेक्ट, उन सभी से अकेले फाइट कर सकता है और डबल ड्रैगन गैदरिंग भी उसे नहीं रोक सकती है। इसीलिए 4 एरियाज ने मिलकर एक अलायंस बनाई जिससे कि उसे रोका जा सके और वो किसी भी एरिया पर ऐसे ही आकर अटैक ना कर पाए। और ये सारी चीज़ें एल्डर यू बता रहे थे और फिर वो आगे बोलते हैं अब इनविंसिबल स्वॉर्ड पीक जेनेसिस स्टेज पर पहुंच चुका है और उसके आगे वो 1 इंच भी अपनी कल्टीवेशन नहीं बढ़ा पा रहा है। और अगर जेनेसिस स्टेज के आगे भी कोई स्टेज होता तब वो अपने टैलेंट के दम पर उसे भी अचीव कर लेता और वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता बिना किसी शक के, और उसका इनविंसिबल टाइटल वो हमेशा के लिए वारंटेड हो जाता। और येलिन एल्डर यू की बातें सुनने के बाद सोचता है कि जिस रीजन के कारण इनविंसिबल स्वॉर्ड अभी भी जेनेसिस स्टेज पर फंसा हुआ है वो ये है कि मॉर्टल डोमेन में एक लिमिट लगाई गई है और हम जेनेसिस स्टेज के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी जेनेसिस स्टेज में पहुँच गया, मेरे और इनविंसिबल स्वॉर्ड के बीच में कौन जीतेगा, एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर या फिर एक साधारण सा इंसान। और ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के पास भी ऑलमोस्ट पहुँच जाते हैं। मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा दूर थे लेकिन वो दूर से दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर अगले ही सेकेंड यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा लाइट निकलती है जो कि लाइट हज़ारों किलोमीटर दूर तक जा रही थी और इनके पास भी वो आ रही थी। और फिर उन्हें दूर से दिखाई देता है कि वहाँ पर एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि वो हज़ारों किलोमीटर के रेडियस में फैला था और उसने पूरे आसमान को भी कवर कर लिया था। और वो एक्सप्लोजन सीधा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के सेंटर में हुआ था जिसकी की एनर्जी इनके पास भी आने वाली थी। इसीलिए एल्डर्स जो कि जेनेसिस स्टेज में थे वो बोलते हैं कि जल्दी करो और डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करो। और फिर अपने पावर्स का यूज करते हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी शील्ड बनाते हैं और अगर कोई भी जेनेसिस स्टेज में होगा तब उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। और वो तीनों एल्डर्स मिलकर अपनी शील्ड से उस एनर्जी को ब्लॉक करने लगते हैं जो कि इनकी तरफ आ रही थी, लेकिन वो लोग उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं और उनकी शील्ड टूट जाती है और ये सभी पीछे जाकर गिरने लगते हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि जो पीछे खड़े डिसाइपल्स थे उनको तो और भी ज़्यादा परेशानी होने लगती है और वो सभी भी पीछे जाकर गिरने लगते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के सेंटर में एक्सप्लोजन हुआ था वो रुक नहीं रहा था, वो और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो किंग बेहोश था और जब उसे होश आती है तब वो देखता है कि येलिन उसके सामने खड़ा है और येलिन के आगे एल्डर्स खड़े हैं जो कि कांप रहे हैं और वो किंग के भी मुंह से खून निकल रहा था और वो पूछता है ये क्या चल रहा है और यहाँ पर कुछ बचा क्यों नहीं। तो जेनेसिस स्टेज वाला एल्डर बोलता है जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ वैसे ही हम लोग थोड़ा दूर थे, लेकिन मैं जो कि जेनेसिस स्टेज में है उससे भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी होना पड़ा है और मैं ये तो सोच भी नहीं सकता कि जो उस एक्सप्लोजन के सेंटर में थे उनका क्या हुआ होगा और उस एक्सप्लोजन की सेंटर की पावर कितनी रही होगी। वो एल्डर उसके आगे कुछ बोलने ही जा रहा था लेकिन फिर किंग चेन बोलती है जू फैन और वो भी जख्मी हो गई थी और वो उस फ्लेम की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो रही थी। तो एल्डर्स पूछते हैं क्या हुआ किंग चेन, तुम ये क्या बोल रही हो। तो वो बताती है कि जिस दिन जूफेन की डेथ हुई थी ऐसा ही सेम आग चारों तरफ फैला था और बहुत ही बड़ा सा इन्फर्नो अपीयर हुआ था जो कि 500 माइल्स तक फैला हुआ था और वो आग जूफेन की बॉडी में भी फैल गई और मुझे कभी ये उम्मीद नहीं था कि मैं इसे फिर से दोबारा देख पाऊंगी। और तो और ये आग इस बार और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैं इन फ्लेम्स को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन एल्डर्स कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो बस एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। और ये वो किंग ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो येलिन से पूछता है जूनियर ब्रदर ये फायर तो तुम्हारे वाली फायर से सिमिलर है। और वो किंग का ऐसी सिचुएशन में भी दिमाग चल रहा है और वो किंग की बात पर येलिन उससे बोलता है सीनियर ब्रदर क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये फायर तो और भी ज़्यादा पावरफुल और कंसंट्रेटेड है, अगर मैंने इसको डबल ड्रैगन गैदरिंग में यूज किया होता तब मैं कभी भी नहीं हारता।
और वो अपने मन में सोचता है, एल्डर ब्रदर, ड्रैगन ब्रीथ पिल को यहाँ पर यूज करना ये कितना बड़ा वेस्ट है। तुम्हें उसे बचा कर रखना चाहिए था, अपने आप को डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए, ना कि सिर्फ रिवेंज लेने के लिए। और सामने खड़े एल्डर्स बोलते हैं, चलो अंदर जाकर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और फिर हम लोग अब यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के अंदर का देखते हैं, जहाँ पर जूफेन चलता हुआ आ रहा था और वो हंसते हुए बोलता है, ड्रैगन ब्रीथ पिल ये बेस्ट है। मैंने बस एक छोटा सा होल किया सेक्ट के बैरियर में और फिर इसे अंदर फेंक दिया। चाहे यहाँ पर जितने भी जेनेसिस स्टेज या फिर सोल हार्मोनी इस स्टेज के एक्सपर्ट्स थे, वो सभी मर गए और टोस्ट बन गए। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन ब्रीथ पिल को यूज करना एक टोटल वेस्ट है। और तो और मुझे यहाँ का हर एक कॉर्नर चेक करना होगा, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई भी सर्वाइवर जिंदा ना बचे। लेकिन फिर जूफेन को सेंस हो जाता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है और वो सोचता है यहाँ पर कोई आ रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है। और फिर वो बोलता है, डिवाइन आई ऑफ द वाइड 6th स्टेज, वाइड डोमेन। और वो अपने उस डोमेन के अंदर जाकर छिप जाता है और फिर वो डोमेन भी क्लोज हो जाता है और दूर से एल्डर्स आ रहे थे। और जब वो पास से सीन देखते हैं तो आग और भी ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। और एल्डर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, आखिर एक ह्यूमन ऐसा काम कैसे कर सकता है। यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट एक सुपीरियर 3 सेक्ट है जो कि पल भर में ही डिस्ट्रॉय हो गया। क्या ये यही पावर है डेविल माउंटेन के ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की। और जूफेन वॉइड में छिपा सब कुछ सुन रहा था और वो सोचता है, ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज। और तो और डबल ड्रैगन मैनर ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है कि वेस्टरलैंड्स के इन सेक्ट को किसने डिस्ट्रॉय किया है। और मुझे फेक ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के नाम पर और भी ज़्यादा दिन मिल जाएंगे और डबल ड्रैगन मैनर को रियल आंसर पता चलने में बहुत दिन लग जाएंगे। और वो एल्डर्स अभी भी बोल रहे थे कि क्या ये सच में ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज का काम हो सकता है। और जूफेन आगे सोचता है कि ये किसको पता होगा कि जो मैंने टियानियो में छोटा सा जोक बहुत पहले बोला था वो अब इतना यूजफुल होगा। और एल्डर यू फिर बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, किसी भी पर्सन के पास ऐसी पावर्स नहीं हो सकती हैं। और मैं ये शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इनविंसिबल स्वॉर्ड भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो एल्डर डू बोलता है, तुम ये बोलना चाहते हो कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो एल्डर यू बोलता है, हाँ, ये सिर्फ एक आदमी द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसके पीछे भी अभी कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन होगी जिसको कि हमें फिगर आउट करना है। शायद यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के नीचे कुछ ऐसा काम हो रहा था जो कि एक्सप्लोजिव्स से रिलेटेड हो और अटैकर ने उसी चीज का यूज करके ऐसा काम किया हो। नहीं तो दूसरे सेक्ट जो कि डिस्ट्रॉय हुए हैं उनमें भी ऐसा एक्सप्लोजन क्यों नहीं हुआ और सिर्फ यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट में ही ऐसा क्यों हुआ। और अगर कोई दूसरी बात है तो मैं ये मानने से मना करता हूँ कि एक कल्टीवेटर इतना स्ट्रांग हो सकता है। और बस इन्हीं एल्डर्स की इसी बात के साथ ही चैप्टर हो जाता है एंड। और मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि आगे के चैप्टर्स में क्या हो सकता है। और मेरे 3 के सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, बस 100 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, इसीलिए फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।